शुरुआती शक और भी गहरा हो गया था। विराट की बातें सुनकर वेद प्रकाश, जो चुपके से खिसकने की फिराक में था, एकदम से ठिठक गया। बाकी सबने भी एक दूसरे की ओर देखा और अंत में उन्हें अपनी बेबसी का एहसास हुआ। जो होना था वो आखिरकार हो ही गया था। यह देखते हुए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, उनके पास विराट के पीछे पीछे उसके निवास तक जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने इस मामले के बारे में सबसे पूछताछ की, लेकिन वे पहले ही आपस में यह समझौता कर चुके थे कि वे अपना मुंह बंद रखेंगे और एक शब्द भी बाहर नहीं आने देंगे। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। ये लोग भी कमाल के थे। उसकी पीठ पीछे चुपके से अपने छोटे छोटे गुट बना रहे थे और ये गुट इतने पक्के थे कि तलवार संप्रदाय का शासक होने के बावजूद वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आखिरकार श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास नन्ही आयु की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ठीक है, तुम सब वापस जा सकते हो। आयु, तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। यह सुनते ही सबका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा कि अब मामला गड़बड़ होने वाला है। उन सब में आयु सबसे भोली और आसानी से बातों में आने वाली थी। जब तक वे साथ थे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अगर आयु अकेली रह गई तो वह आसानी से विराट की बातों में आ सकती थी और सब कुछ सच सच उगल सकती थी। इस नन्ही बच्ची को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। विराट की पूछताछ में वह सब कुछ कबूल कर लेगी। अरे विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि आयु को डराना आसान है, इसलिए तुम उसे अकेले में निपटाना चाहते हो? माया तुरंत विरोध करने के लिए बीच में कूद पड़ी। आयु, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखते हैं कि विराट तुम्हारा कुछ बिगाड़ने की हिम्मत कैसे करता है। माया ने अपनी छाती ठोकते हुए बड़े ही रोबदार अंदाज में कहा। बिल्कुल सही, मैं भी विराट को सीधे साधे लोगों को परेशान करते हुए नहीं देख सकती। आयु, मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी। नलिनी ने भी बेपरवाही से कहा। भतीजे विराट, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आयु को डराने में कौन सी बहादुरी है? अगर दम है तो मेरा सामना करो। वेद प्रकाश ने भी बड़े ही न्यायपूर्ण ढंग से कहा। अब अपनी नई दौलत के नशे में चूर होकर वह खुद को बहुत बहादुर महसूस कर रहा था। तुम सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट गुस्से में हंसने लगा। मैं और आयु को डराऊंगा? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूं? कौन जाने विराट, मुझे तो तुम ऐसे ही लगते हो, वरना तुमने आयु को यहाँ क्यों रोक रखा है? माया ने उसे घूरते हुए कहा। बिल्कुल सही विराट, तुम्हारे इरादे साफ तौर पर नेक नहीं है। तुम आयु के साथ क्या करने का प्लान बना रहे हो? नलिनी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दीदी नलिनी, माया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। विराट भैया मुझे परेशान नहीं करेंगे। यह देखकर आयु ने जल्दी से कहा। आयु की बातें सुनकर सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अरे मिस आयु, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि यह बंदा क्या करने वाला था? हम सब परेशान थे कि अगर तुम अकेली रह गई तो विराट के सवालों के तूफान का सामना नहीं कर पाओगी। हमें यह चिंता नहीं थी कि विराट तुम्हें सताएगा। हमें बस यह डर था कि तुम अपना मुंह बंद नहीं रख पाओगी और हमारे सारे राज खोल दोगी। बेशक हमें पता है कि विराट तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या तुम देख नहीं सकती कि यह सिर्फ हमारा एक बहाना है? सुना तुम लोगों ने, तुम सब कितने ना समझ हो। आयु को बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन तुम सब उसके लिए फिजूल में परेशान हो रहे हो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सब पर एक नजर डाली और चिढ़ते हुए कहा। क्या तुम लोग अभी भी यहीं खड़े रहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चाय पिलाऊं? विराट की बातें सुनकर उन सबके पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जाने से पहले माया, जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, उसने चुपके से अपनी मानसिक आवाज आयु तक पहुंचाई। आयु, याद रखना, चाहे विराट तुमसे कुछ भी पूछे, कुछ मत कहना, बस कह देना कि तुम्हें नहीं पता। ठीक है, मैं समझ गई माया। आयु ने भी मानसिक संदेश में जवाब दिया। विराट के निवास से बाहर निकलते हुए माया ने अभी भी कुछ गुस्से के साथ कहा। वह बेवकूफ लड़की आयु सच में बहुत नादान है। हमने उसकी इतनी मदद की और उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हमारी सारी मेहनत बेकार कर दी। उस भोली लड़की के दिमाग के साथ विराट उसे जल्द ही अपनी बातों में फंसा लेगा। हालांकि उसने जाने से पहले आयु को मानसिक रूप से कुछ निर्देश दिए थे, लेकिन उसे लग रहा था कि यह सब बेकार जाएगा, बस एक आखिरी कोशिश थी। बात यह नहीं है कि वह लड़की बेवकूफ है, बल्कि यह है कि वह विराट के सामने पूरी तरह से निहत्थी हो जाती है। नलिनी ने भी आह भरी। वह आयु की आखिरी पलों की हरकतों को लेकर बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वह नन्ही बच्ची अभी बहुत छोटी है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह सब पहले से तय था। वह लड़का विराट आयु के स्वभाव को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए उसने शुरू में ही यह इंतजाम किया था कि आयु वान्या के साथ रहे, क्योंकि आयु उसकी बात सबसे ज्यादा सुनती है। मुझे लगता है कि जब उसने वान्या को नवधारा महाद्वीप में ट्रेनिंग के लिए भेजा था, तभी उसने इस मंजर के बारे में सोच लिया होगा। वेद प्रकाश ने आह भरते हुए कहा। वेद प्रकाश की बातें सुनकर सबने गहराई से सहमति जताई। ऐसा लगता है कि चाहे वान्या कितनी भी मुसीबतें खड़ी कर ले, अंत में वह अपने पिता की पकड़ से नहीं बच सकती। शुरुआत से ही उसके पिता विराट ने सब कुछ पहले ही तय कर रखा था। अगर वान्या दक्षिणी महाद्वीप छोड़ना चाहती थी तो उसे आयु की जरूरत थी, तभी विराट उसे नवधारा महाद्वीप में जाने की इजाजत देता। और जब तक आयु उसके साथ थी, उस नन्ही बच्ची की कोई भी हरकत अंततः विराट के कानों से छिपना मुश्किल थी, क्योंकि विराट की पूछताछ के सामने आयु अंततः हार मान लेगी और उसे सब कुछ बता देगी। इसीलिए विराट ने किसी और के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, सिर्फ आयु को वान्या के साथ रहने का जिम्मा सौंपा। तो अब हम क्या करें? माया ने पूछा। हम और कर भी क्या सकते हैं? नन्ही वान्या सिर्फ अपनी किस्मत के लिए दुआ मांग सकती है। वेद प्रकाश ने लाचारी से कहा। विराट इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तलवार संप्रदाय के नियमों को नहीं तोड़ा था। भले ही वान्या ने खुद तलवार संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन न किया हो, लेकिन वह कर क्या सकता था? वह नन्ही बच्ची विराट की बेटी थी। उसे अनुशासित करते समय विराट को तलवार संप्रदाय के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं थी। अगर वान्या ने बात नहीं मानी तो वह उसे कभी भी पीट सकता था। वेद प्रकाश की बात सुनकर सभी लाचार महसूस करने लगे और सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते थे कि वान्या अपनी सलामती की दुआ मांगे। आखिरकार वे इस मामले में वान्या की कोई मदद नहीं कर सकते थे। वे इस मामले में भागीदार थे। वे पहले से ही इस बात के शुक्रगुजार थे कि विराट उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा था। उसे अपनी बेटी को अनुशासित करने से रोकने की तो बात ही दूर थी। जैसा कि माया ने अनुमान लगाया था, उनके जाने के कुछ ही देर बाद विराट की पूछताछ के दबाव में आयु खुद को रोक नहीं पाई और उसने जल्दी ही उसे सब कुछ बता दिया, यहां तक कि उस वान्या गठबंधन के बारे में भी जो वान्या ने बनाया था। आयु की कहानी सुनने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट का चेहरा काला पड़ गया। इस नन्ही लड़की ने मेरी पीठ पीछे अपना खुद का गुट शुरू करने की हिम्मत की और वान्या गठबंधन को धमकाने की भी। क्या उसे लगता है कि वह दुनिया को उल्टा कर सकती है? विराट भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आयु ने चिंतित होकर पूछा, जब उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट के बिगड़े हुए तेवर देखे। मैं ठीक हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। आयु, तुम थक गई होगी, जाओ और आराम करो। तुम पिछले कुछ सालों से उस नन्ही वान्या के चक्कर में परेशान रही हो। तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल रहा होगा। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई विराट भैया, कृपया ऐसा न कहें। आयु ने जल्दी से जवाब दिया। वैसे भी वह नन्ही वान्या बहुत प्यारी है और मुझे उसके साथ रहना सच में बहुत पसंद है। मुझे पता है, तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। विराट की बातें सुनकर आयु के दिल में मिठास घुल गई। तो फिर विराट भैया, मैं अब चलती हूँ। आयु ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा। ठीक है, जाओ और जल्दी से आराम करो। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आयु के जाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। नन्ही लड़की, अगर मैंने तुझे इस बार सबक नहीं सिखाया तो तू सच में पागल हो जाएगी। एक विचार के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट की आकृति पल भर में गायब हो गई और अगले ही पल वह जुबैदा के औषधीय कक्ष के दरवाजे पर प्रकट हुआ। वह दक्षिणी महाद्वीप की गतिविधियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। अगर वह कुछ देखना चाहता तो उसे बस आभा धाम की शक्ति को सक्रिय करने की जरूरत थी।
एक ही नजर में वह दक्षिणी महाद्वीप की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था और स्वाभाविक रूप से उसे जल्द ही पता चल गया कि वान्या जुबैदा के पास गई थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट की आकृति जुबैदा के औषधीय कक्ष में दाखिल हुई और उसने देखा कि वान्या जुबैदा से बात कर रही थी। वे दोनों बहुत खुश थे और मुस्कुरा रहे थे। नन्ही वान्या, इधर आओ। श्वेत वस्त्रधारी विराट की आकृति वहां चली गई और उसने सख्त चेहरे के साथ उस नन्ही बच्ची पर चिल्लाया, विराट, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी दूर से यहाँ आए हो और इस तेवर के साथ किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि वान्या कुछ बोल पाती, जुबैदा ने नाराजगी भरे भाव से कहा। वह पहले से ही वान्या को बहुत लाड प्यार करती थी और अब वान्या ने उसे एक उच्च श्रेणी की नवीन रैंक की औषधीय भट्टी भेंट की थी, साथ ही बड़ी मात्रा में उच्च स्तरीय गोलियां भी, जिससे वह और भी ज्यादा खुश थी। इसलिए वह विराट को वान्या को सजा देने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगी। मासी जुबैदा, आपको नहीं पता, अगर मैंने इस लड़की को सबक नहीं सिखाया तो यह व्यावहारिक रूप से दुनिया को उल्टा कर देगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गुस्से में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? दुनिया उल्टी होने वाली है? तुम बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बता रहे हो? उसने बस कुछ साल नवधारा महाद्वीप में ट्रेनिंग की है। वह अकेली नहीं गई थी, उसके साथ उसके गुरु भाई और छठा गुरु भाई थे और मिस आयु, रानी नलिनी और अन्य लोग उसके साथ थे। उसे भला क्या हो सकता था? जुबैदा ने उस पर एक नजर डाली और कहा, नन्ही वान्या की इस बार जय युग संप्रदाय के खंडहरों में ट्रेनिंग तुम्हारे सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में जाने से कहीं ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि उसके आसपास विशेषज्ञ थे। उस समय जब विराट सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में दाखिल हुआ था तो उसके पास महान क्षेत्र का एक भी विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन इस बार खुद वान्या के अलावा बाकी सभी महान क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। जुबैदा की राय में वान्या की यह ट्रेनिंग विराट के सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित थी। मासी जुबैदा, आप ये सब जानती हैं? ये सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट हैरान रह गया। हाँ, नन्ही वान्या ने अभी मुझे सब कुछ बताया। जुबैदा ने सिर हिलाया और कहा, तो हंगामा मत करो। जब तुम्हारी साधना इतनी कम थी, तुम ट्रेनिंग के लिए सूर्य संप्रदाय के खंडहरों में गए थे और तुम्हारे गुरु ने तुमसे कुछ नहीं कहा, न ही हमने तुम्हें मारने की धमकी दी। आज इतनी छोटी सी बात पर नन्ही वान्या को सजा मत दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जुबैदा ने उस पर नजर डाली और चेतावनी दी। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा लग रहा था कि जुबैदा आज वान्या की रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। मासी जुबैदा, आपको नहीं पता, इस लड़की की हरकतें सिर्फ अपनी मर्जी से जय युग संप्रदाय के खंडहरों में ट्रेनिंग के लिए जाने तक सीमित नहीं है। इसने मेरी पीठ पीछे चुपके से एक छोटा सा गुट बनाने की भी हिम्मत की, वान्या गठबंधन की स्थापना की। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने लाचारी से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह बस बच्चों का खेल है, इसे दिल पर मत लो। जुबैदा ने और भी ज्यादा झुंझलाते हुए कहा, विराट, क्या तुम आज यहाँ सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आए हो? गुरुमा, मुझे लगता है कि विराट बस यहाँ आकर हंगामा करने का कोई बहाना ढूंढ रहा है। यह देखकर रूहानी ने तुरंत आग में घी डालने का काम किया। रूहानी, क्या तुम फिर से मुसीबत को दावत दे रही हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने काले पड़ते चेहरे के साथ कहा, है विराट, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरती, मेरी गुरुमा यही है, तुम मुझे छूने की हिम्मत तो करो। रूहानी ने अपनी छाती फुलाते हुए घमंड से कहा, ठीक है विराट, अगर और कुछ नहीं है तो तुम अब जा सकते हो, हमें परेशान मत करो। मैं अभी भी नन्ही वान्या से पिछले कुछ सालों के उसके अनुभवों के बारे में सुनना चाहती हूँ। जुबैदा ने अपना हाथ लहराया और कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम नन्ही वान्या के साथ बहुत सख्त हो रहे हो। उसने इस बार इतना बड़ा काम किया है और उसे इनाम देने के बजाय तुम उसे सजा दे रहे हो। यह सही नहीं है। देखो, इस बार नन्ही वान्या न केवल मेरे लिए एक उच्च श्रेणी की नवीन रैंक की औषधीय भट्टी लाई है, बल्कि वह इतनी सारी उच्च स्तरीय गोलियां भी वापस लाई है। तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया। जुबैदा ने फिर से उस पर एक नजर डाली और कहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट, जिसे बार बार हार का सामना करना पड़ा था, समझ गया कि वह इस नन्ही लड़की वान्या द्वारा मात खा गया है। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद इस लड़की ने किसी और को नहीं ढूंढा, बल्कि सीधे जुबैदा के पास भागी। उसका एकमात्र उद्देश्य उसकी चापलूसी करना था। जुबैदा का पक्ष जीतने के बाद जुबैदा स्वाभाविक रूप से चुप नहीं बैठेगी जब उसने उसे सजा देने की धमकी दी, जिससे वह इस मुसीबत से बच निकली। यह नन्ही लड़की इतनी छोटी होकर भी काफी चालाक विचार रखती है। उसने शायद दक्षिणी महाद्वीप लौटने से बहुत पहले ही यह सब प्लान कर लिया होगा। इस बार वह कह सकता था कि उसे इस नन्ही लड़की ने चकमा दे दिया। हालांकि जुबैदा वास्तव में सही थी। इस बार नन्ही लड़की ने वास्तव में तलवार संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। खासकर उसने वेद प्रकाश, भवानी दत्त, नलिनी और आयु के साथ मिलकर जय युग संप्रदाय के खंडहरों में अपनी ट्रेनिंग के दौरान न केवल दौलत कमाई, बल्कि सभी सुरक्षित बच निकले। कहना पड़ेगा, इस नन्ही लड़की की क्षमताएं वास्तव में अद्भुत हैं। इस नजरिए से ऐसा लगता है कि उसने वास्तव में अपने पैरों पर खड़े होने के संकेत दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस बारे में सोचते हुए विराट खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाया कि क्या वह वास्तव में इस नन्ही लड़की के साथ बहुत ज्यादा सख्त था। लेकिन चाहे जो भी हो, मेरी पीठ पीछे यह काम करना उसका गलत था। उसे एक सबक सिखाना जरूरी था ताकि वह दोबारा इतनी लापरवाही न करे। दुर्भाग्य से जुबैदा की सुरक्षा के कारण विराट अंततः उस लड़की को अनुशासित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। इसके अलावा कुछ पल बड़बड़ाने के बाद उसे जुबैदा द्वारा सीधे औषधीय कक्ष से बाहर निकाल दिया गया, जिससे उसे एक अपमानजनक अनुभव मिला। श्वेत वस्त्रधारी विराट के जाने के बाद वान्या ने जुबैदा के पीछे से झांक कर देखा। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, गुरु दादी जुबैदा, क्या मेरे पिताजी चले गए? चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी चले गए। जुबैदा ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया और कुछ चिढ़ते हुए कहा, नन्ही वान्या, तुम अगली बार ऐसा दोबारा नहीं कर सकती, वरना अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें फिर से पीटा तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। मुझे पता है गुरु दादी, मैं समझती हूँ, बस इस बार और मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। वान्या जुबैदा के पीछे से कूदकर बाहर आई, दांत दिखाते हुए। इस बार वह आखिरकार सुरक्षित बच निकली थी। उसे बस कुछ दिन इंतजार करने की जरूरत थी, जब तक कि उसके पिता शांत न हो जाएं, फिर वापस जाकर उनसे मीठी मीठी बातें करनी थी और सब कुछ ठीक। विराट जल्दी ही इसके बारे में भूल जाएगा। इसके अलावा जब वह उसके सामने दोबारा प्रकट होगी तो भले ही उसे घटना याद हो, वह अब जितना गुस्सा नहीं होगा। जब तक विराट गुस्से के आवेश में नहीं है, तब तक उसका जादू काम करेगा। सिर्फ तब जब विराट सच में गुस्सा होता है, तभी उसका जादू फेल होता है और उन स्थितियों में उसकी पिटाई लगभग तय होती है। इसलिए जब तक वह इस शुरुआती मुसीबत से बच सकती है, सब कुछ ठीक रहेगा। जुबैदा के औषधीय कक्ष को छोड़ने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट अपने निवास पर लौट आया। प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी की एक बोतल निकाली, जिसे उसके असली स्वरूप ने अभी अभी स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से वापस भेजा था, और दिव्य पवन महल की स्वामिनी मौसी रेणुका को खोजने के लिए निकल पड़ा। उस नन्ही लड़की वान्या का मामला आखिरकार एक छोटा मामला था। वह हमेशा के लिए उससे नाराज नहीं रह सकता था। हालांकि इस बार नन्ही लड़की ने काफी हद तक अपमानजनक व्यवहार किया था, लेकिन कुल मिलाकर यह नहीं कहा जा सकता था कि उसने कोई बड़ी गलती की थी। यही कारण था कि जुबैदा उसकी रक्षा करने में सक्षम थी। अगर नन्ही लड़की ने सच में कोई गंभीर अपराध किया होता तो कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। विराट उसे जरूर पीटता। इसके अलावा अगर वान्या ने सच में कोई गंभीर गलती की होती तो जुबैदा उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आती। यह केवल छोटी मोटी गैर सिद्धांत से जुड़ी गलतियों पर ही था कि जुबैदा और अन्य लोग हस्तक्षेप करते थे। वान्या खुद स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वह स्थितियों को आंकने में बहुत अच्छी थी। वह बिल्कुल भी कोई वास्तविक सैद्धांतिक गलती नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो कितनी भी विनती करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। दक्षिणी महाद्वीप में दिव्य पवन महल की स्वामिनी मौसी रेणुका के निवास पर मौसी रेणुका ने श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा दी गई प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी की बोतल स्वीकार की और कुछ कठिनाई के साथ कहा,
विराट, मेरे पास अभी कोई ऊर्जा पत्थर नहीं है, क्या तुम इसके बदले में कुछ और इस्तेमाल कर सकते हो? हालांकि उसने दिव्य पवन महल के भीतर विराट के प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी को दोबारा बेचकर खूब दौलत कमाई थी, लेकिन उसकी संपत्ति हालांकि पर्याप्त थी, अंततः सीमित थी। इसके अलावा दिव्य पवन महल के बुजुर्ग जिन्होंने उससे प्राचीन महाद्वीप का झरना जल खरीदा था, सिवाय पहली बार के जब वे इसे वहन कर सकते थे, बाकी सभी बार उधार पर खरीदा था। हालांकि उसकी मौजूदा संपत्ति अभी भी विशाल दिखाई देती है, लेकिन यह सब कागजों पर है। ज्यादातर दिव्य पवन महल के बुजुर्गों द्वारा उस पर बकाया कर्ज है, न कि वास्तविक नवीन रैंक के ऊर्जा पत्थर। अभी दिव्य पवन महल के सभी बुजुर्ग कंगाल हैं, यहां तक कि युद्ध पुण्य कमाने के लिए मिशनों के लिए महान क्षेत्र के शिष्यों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन बुजुर्गों से उन कर्जों को चुकाने की उम्मीद करना अभी अवास्तविक है। इसके अलावा उसने पहले जो भारी मात्रा में ऊर्जा पत्थर कमाए थे, पिछले कुछ सालों में खर्च होने के बाद वे सब अनिवार्य रूप से विराट की जेब में चले गए हैं। आखिरकार वह हर महीने विराट से प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी की एक बोतल खरीदती है, और एक बोतल की कीमत पूरे 100 अरब 8वीं रैंक के ऊर्जा पत्थर है। साल में प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी की 12 बोतलें खरीदने के लिए 1.2 ट्रिलियन 8वीं रैंक के ऊर्जा पत्थरों का भुगतान करना होगा। पिछले कुछ सालों में उसने केवल प्राचीन महाद्वीप से झरने का पानी खरीदने पर ट्रिलियन 8वीं रैंक के ऊर्जा पत्थर खर्च किए हैं। हालांकि दिव्य पवन महल ने काफी मात्रा में ऊर्जा पत्थर जमा किए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। मौसी रेणुका, आप छूट के रूप में क्या इस्तेमाल करने की योजना बना रही हैं? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट हैरान रह गया। एक पल के लिए विचार किया और फिर पूछा, दिव्य पवन महल के इलाके में कुछ उच्च श्रेणी की खदानें हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह स्वीकार्य होगा? मौसी रेणुका ने बोलने से पहले संकोच किया। दाव संघ के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में दिव्य पवन महल का इलाका विशाल था, और इसके इलाके में काफी खदानें थीं। कोई बात नहीं, समान मूल्य का कोई भी खजाना चलेगा, चाहे वह खदान हो या आध्यात्मिक जड़ी बूटी, इसे छूट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट आसानी से सहमत हो गया। पिछले कुछ सालों में उसने दिव्य पवन महल की स्वामिनी को प्राचीन महाद्वीप का झरना जल बेचकर खूब दौलत कमाई है। उसने करोड़ों नवीन रैंक के ऊर्जा पत्थर कमाए हैं, जो ट्रिलियन 8वीं रैंक के ऊर्जा पत्थरों में बदल जाते हैं। वर्तमान में न तो उसके पास और न ही तलवार संप्रदाय के पास ऊर्जा पत्थरों की कमी है। चूंकि मौसी रेणुका इसे दिव्य पवन महल के इलाके के भीतर खनिज नसों के बदले में बदलने को तैयार है, तो विराट स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। तलवार संप्रदाय बड़ी संख्या में युद्ध संरचनाओं, कवच और हथियारों को परिष्कृत करने के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक अयस्क की खपत करता है। भले ही कई खनिज नसें हों, विराट यह नहीं सोचेगा कि उसके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं एल्डर शांति से कहूंगी कि वे संबंधित खनिज नसें तुम्हारे तलवार संप्रदाय को सौंप दें। यह सुनकर मौसी रेणुका ने संतोष के साथ सिर हिलाया। उसे थोड़ी चिंता थी कि विराट केवल ऊर्जा पत्थर स्वीकार करेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। विराट अपने लेन देन में काफी ईमानदार है। चूंकि विराट खनिज नसों को प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी के बदले में बदलने को तैयार था, इसलिए उसे अब पीछे हटने की जरूरत नहीं थी, और वह इस पानी का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकती थी। एकमात्र छोटी सी समस्या यह थी कि दिव्य पवन महल के इलाके के भीतर खनिज नसें दिव्य पवन महल की सामान्य संपत्ति थीं, न कि उसकी निजी बचत। इन खनिज नसों का उपयोग विराट के साथ प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी के बदले में करने से पहले उसे दिव्य पवन महल के बुजुर्गों के साथ चर्चा और समन्वय करने की आवश्यकता होगी। बेशक यह मामला खास परेशानी वाला नहीं था। अतीत में यह काफी परेशानी भरा हो सकता था, लेकिन अब दिव्य पवन महल के लगभग सभी बुजुर्ग उसके कर्ज के पहाड़ के नीचे दबे हुए थे। अगर वह उन खदानों पर कब्जा कर लेती, तो कोई भी बुजुर्ग विरोध करने की हिम्मत नहीं करता जब तक कि वे अपने कर्ज चुकाना न चाहें। सबसे बुरी स्थिति में जब वह खदानों पर कब्जा करती, तो वह इसे उन कर्जों के हिस्से के रूप में मान सकती थी जो बुजुर्गों पर बकाया थे, और इसका एक हिस्सा काट सकती थी। उन गरीब बेचारों की मौजूदा डरपोक हालत को देखते हुए वे निश्चित रूप से ऐसा करने में खुशी महसूस करेंगे। मौसी रेणुका के साथ समझौता करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट रुका नहीं और जल्दी से चला गया। विराट के जाने के बाद मौसी रेणुका ने तुरंत दिव्य पवन महल के सभी बुजुर्गों को परिषद की बैठक के लिए बुलाया। मौसी रेणुका का संदेश प्राप्त करने पर दिव्य पवन महल के बुजुर्गों का एक बड़ा समूह उनके निवास पर इकट्ठा हो गया। मौसी रेणुका के निवास पर पहुंचने पर दिव्य पवन महल के बुजुर्गों ने हवा में व्याप्त प्राचीन आभा और घूमती हुई सफेद धुंध को पागलों की तरह सोखना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि निवास के चारों ओर की सफेद धुंध बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक झरने के पानी से बनी थी। उनके लिए यह निवास किसी स्वर्गीय महल से कम नहीं था, न केवल उत्कृष्ट रूप से निर्मित, बल्कि दुर्लभ और कीमती सामग्रियों से भरा हुआ। विशेष रूप से प्राचीन आभा और सफेद धुंध, जिसे वे सबसे अद्भुत साधना खजाना मानते थे। दुनिया की सबसे उत्तम पवित्र भूमि भी इससे आगे नहीं बढ़ सकती थी। अगर वे इस निवास के भीतर साधना कर सकें, तो उनकी साधना की गति 100 गुना बढ़ा सकती थी। दिव्य पवन महल के ये बुजुर्ग इस अतुलनीय रूप से आलीशान निवास पर पहुंचने पर हमेशा के लिए यहीं रहने की कामना करने लगे। हालांकि वे यह भी जानते थे कि मौसी रेणुका उन्हें यहां अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति नहीं देंगी। उन्हें केवल परिषद की बैठकों के दौरान ही यहां आने की अनुमति थी। दिव्य पवन महल के ये सभी बुजुर्ग चाहते थे कि स्वामिनी हर दिन परिषद की बैठकें आयोजित करें। बस इस हवेली में रहने से, लेटे रहने पर भी उनकी साधना तेजी से बढ़ सकती थी। हवेली के परिषद हॉल में स्वामिनी ने इस परिषद की बैठक का उद्देश्य समझाया। उनका मतलब सुनने के बाद परिषद के सभी बुजुर्गों ने एकमत से सहमति व्यक्त की। एक ने भी आपत्ति नहीं की। वे सब आखिरकार स्वामिनी के भारी कर्जदार थे। उनके फैसले का विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा जब तक कि वे अपने कर्ज चुकाना न चाहें। इसके अलावा स्वामिनी दिव्य पवन महल के इलाके के भीतर खदानों के केवल एक हिस्से के साथ उनके कर्जों का एक हिस्सा कम कर सकती थी। वे इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? वे कुछ भी नहीं खोएंगे। इसके विपरीत वे अपने कर्जों का एक हिस्सा मुफ्त में माफ करवा सकते थे। वे इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकते थे। वे तो यहां तक चाहते थे कि स्वामिनी सारी खदानें अपने लिए ले लें और फिर उनके सारे कर्ज माफ कर दें। यह और भी बेहतर होगा। वे खनिज नसें दिव्य पवन महल के इलाके में रहकर किसी काम की नहीं थीं, और उन्हें उनकी शक्ति में नहीं बदला जा सकता था। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि ये नसें सामूहिक रूप से दिव्य पवन महल की हैं या व्यक्तिगत रूप से स्वामिनी की। यह देखकर कि दिव्य पवन महल के ये बुजुर्ग कितने समझदार थे, मौसी रेणुका ने संतोष के साथ सिर हिलाया। ठीक है, तो आज की बैठक यहीं समाप्त होती है, आप सभी जा सकते हैं। मौसी रेणुका ने अपना हाथ लहराया और कहा, नहीं स्वामिनी, आप जरूर कुछ और भूल रही हैं। आप इसके बारे में दोबारा क्यों नहीं सोचती? हाँ, मुझे लगता है कि चूंकि स्वामिनी ने हमें इतने भव्य तरीके से यहाँ बुलाया है, तो जरूर अन्य महत्वपूर्ण मामले होंगे। यह सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं हो सकता। स्वामिनी, अगर कुछ है तो बस सीधे कहिए, कुछ भी छुपाइए मत, हम सब आपका समर्थन करेंगे। दिव्य पवन महल के बुजुर्गों का एक समूह तुरंत बोल पड़ा। यह नजारा देखकर मौसी रेणुका खुद को अवाक महसूस करने से नहीं रोक पाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि ये बूढ़े लोग क्या साजिश रच रहे हैं। वे बस उनके निवास में रहना चाहते हैं। प्राचीन आभा और प्राचीन महाद्वीप की धाराओं से बनी सफेद धुंध को और ज्यादा सोखना चाहते हैं। उनमें से हर कोई कितना शानदार बहाना बनाता है। ठीक है, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, आप सब जा सकते हैं। स्वामिनी ने अपना हाथ लहराया। वह इन पुराने खूसटों को बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। सिर्फ इस छोटे से 1 घंटे में इन पुराने खूसटों ने कितनी सफेद धुंध निकल ली थी। अगर वे यहाँ और देर तक रहे, तो इतने सारे लोगों के पागलों की तरह इसे सोखने से उनके निवास में सफेद धुंध कितने समय तक टिकेगी? ये पुराने खूसट दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हैं। वे उसके ठीक सामने कितने डीठ हैं। क्या उन्हें सच में लगता है कि उनके निवास में सफेद धुंध मुफ्त है? मौसी रेणुका यहाँ तक सोच रही थी कि अगली परिषद की बैठक उनके अपने निवास में नहीं हो सकती।
इसे वापस दिव्य पवन महल में आयोजित करना होगा। वे चाहती थीं कि विराट दिव्य पवन महल में एक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने में मदद करे ताकि वे किसी भी समय वहां लौट सकें, वरना हर बार परिषद की बैठक होने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह बस बहुत ज्यादा नुकसान था। दिव्य पवन महल के बुजुर्ग निश्चित रूप से स्वामिनी के विचारों से अनजान थे। यह देखकर कि स्वामिनी उन्हें भेजना शुरू कर रही थी, उनके चेहरों पर अनिच्छा दिखाई दी। हालांकि उन्होंने बाहर जाना शुरू कर दिया स्वामिनी के निवास को छोड़ते हुए, लेकिन वे सब धीरे धीरे चले और समय बर्बाद किया। वे इतनी छोटी दूरी के लिए हमेशा के लिए चलते रहने की कामना कर रहे थे। इसके अलावा चलते समय वे अपनी साधना तकनीकों को भी प्रसारित कर रहे थे। हवा में मौजूद सफेद धुंध को पागलों की तरह सोख रहे थे, उनमें से हर एक पेटू जानवर की तरह। यह देखकर स्वामिनी का माथा ठनक गया। अपने निवास के भीतर की सफेद धुंध को पेटू जानवरों द्वारा बवंडर की तरह निगलता और चूसा जाता देख मौसी रेणुका को लगा कि उनका दिल असहनीय दर्द से खून के आंसू रो रहा है। उन्होंने फैसला किया था कि अगली परिषद की बैठक बिल्कुल भी उनके अपने निवास में नहीं होगी। ये बूढ़े कमीने सच में बेशर्म थे। केवल जब दिव्य पवन महल के सभी बुजुर्ग आखिरकार चले गए, तब मौसी रेणुका ने एल्डर शांति को निर्देश दिया कि वे दिव्य पवन महल के इलाके के भीतर की खनिज नसें तलवार संप्रदाय को सौंप दें। इस मामले के महत्व को देखते हुए शालिनी ने अपने अन्य सभी कर्तव्यों को किनारे रख दिया और व्यक्तिगत रूप से एल्डर शांति को यह मामला सौंपने गई। आखिरकार इस सौदे में ट्रिलियन 8वीं रैंक के ऊर्जा पत्थर शामिल थे, कोई छोटी रकम नहीं। उसे स्वाभाविक रूप से दिव्य पवन महल के साथ लागत की सावधानीपूर्वक गणना करनी थी। वह मूर्ख बनने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। हालांकि तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के बीच घनिष्ठ साझेदारी थी, लेकिन सहयोग सहयोग था और व्यापार व्यापार था। दोनों को मिलाया नहीं जा सकता था, खासकर इस तरह के सौदे के साथ जिसमें ट्रिलियन 8वीं रैंक के ऊर्जा पत्थर शामिल थे। आंकड़ों को स्पष्ट रूप से अलग किया जाना था। दिव्य पवन महल में मुख्य एल्डर कात्यायनी, जो इस समय ध्यान में थी, गुस्से से कांप उठी जब उसने सुना कि स्वामिनी ने दिव्य पवन महल की खनिज नसों के एक बड़े हिस्से को जब्त कर लिया है और उन्हें तलवार संप्रदाय को हस्तांतरित कर दिया है। हालांकि कात्यायनी दिव्य पवन महल में ध्यान में थी, लेकिन उसके वंश में कई शिष्य थे, इसलिए उसके पास अभी भी पूरे दक्षिणी महाद्वीप में कई मुखबिर थे। वह छोटी चुड़ैल, वह कमीनी, उसकी हिम्मत कैसे हुई निजी लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की? यह अपमानजनक है। कात्यायनी गुस्से में बड़बड़ाई। नहीं, मुझे उस कमीनी को ढूंढना होगा और जवाब मांगना होगा, कात्यायनी ने द्वेषपूर्ण तरीके से कहा। इसके साथ कात्यायनी अपनी गुफा से निकली और उस पहाड़ की ओर उड़ गई जहां महाबुजुर्ग तन्वी रहती थी। वह जानती थी कि वह अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो चुकी मौसी रेणुका का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे महाबुजुर्ग तन्वी को शामिल करने की जरूरत थी। कात्यायनी महाबुजुर्ग तन्वी की गुफा में पहुंची और उसके लिए कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। महाबुजुर्ग, इस छोटी चुड़ैल ने हद पार कर दी है। वह खुलेआम दिव्य पवन महल की सार्वजनिक संपत्ति का गबन कर रही है और उसे अपने प्रेमी को सौंप रही है। यह स्पष्ट रूप से निजी लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग है। महाबुजुर्ग, हम इस मामले में बिल्कुल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, वरना आज नहीं तो कल वह छोटी चुड़ैल दिव्य पवन महल की सारी संपत्ति बर्बाद कर देगी। कात्यायनी महाबुजुर्ग तन्वी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब उसने विनती की। ठीक है, मैं समझ गई, तुम जा सकती हो। कात्यायनी का वृत्तांत सुनने के बाद तन्वी ने शांत भाव से कहा, महाबुजुर्ग आप। कात्यायनी कुछ और कहना चाहती थी। तन्वी के लहजे से साफ था कि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। ठीक है, कहने के लिए और कुछ नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तन्वी ने अधीर होकर अपना हाथ लहराया। यह देखकर कात्यायनी बेहद अनिच्छुक थी, लेकिन वह बहस जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सकी, वरना अगर उसने तन्वी को नाराज कर दिया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। उसने तन्वी को प्रणाम किया, खड़ी हुई और जाने के लिए मुड़ गई। तन्वी की गुफा से बाहर निकलने के बाद कात्यायनी ने विकृत अभिव्यक्ति के साथ कहा, वह छोटी चुड़ैल, अब उसका पलड़ा भारी है। नहीं, मैं यह सब जारी नहीं रहने दे सकती, वरना मुझे दिव्य पवन महल में ऊपर उठने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कात्यायनी खुद से बड़बड़ाई जब वह अपनी गुफा में लौट रही थी। हालांकि वह वर्तमान में महाबुजुर्ग तन्वी द्वारा दिव्य पवन महल तक ही सीमित थी और अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती थी। भले ही वह कुछ करना चाहती थी, वह असहाय थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी अपनी शिष्या उर्मिला पर अपनी उम्मीदें रखनी होंगी। महाबुजुर्ग तन्वी की गुफा में कात्यायनी के जाने के बाद तन्वी की निजी दासी एल्डर चमेली ने तन्वी की ओर देखा और सावधानी से पूछा, महाबुजुर्ग, क्या हम वास्तव में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और स्वामिनी की हरकतों को नजरअंदाज करेंगे? छोटी चमेली, ऐसा नहीं है कि मैं शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन मैं नहीं हो सकती। तन्वी ने लाचारी से आह भरी। दिव्य पवन महल की महाबुजुर्ग के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से स्वामिनी की हरकतों की खबर मिली थी। सच कहूं तो वह भी स्वामिनी की हरकतों से बहुत असंतुष्ट थी। आखिरकार दिव्य पवन महल से संबंधित खदानें साझा संपत्ति थीं, लेकिन अब मौसी रेणुका ने उन्हें अपने लिए ले लिया था और उन्हें तलवार संप्रदाय को हस्तांतरित कर दिया था, जो वास्तव में अपमानजनक था। हालांकि मौसी रेणुका की हरकतें उनके द्वारा एक तरफा लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि एक परिषद की बैठक के बाद सभी बुजुर्गों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। यहां तक कि दिव्य पवन महल की महाबुजुर्ग के रूप में वह सभी बुजुर्गों का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। दिव्य पवन महल अब पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसकी ताकत एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है। कुछ समय पहले उसने सुना था कि एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना सभी ने अर्ध दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त कर ली थी। खुद मौसी रेणुका और एल्डर गार्गी और अन्य को जोड़ते हुए जिन्होंने पहले सफलता प्राप्त की थी, दिव्य पवन महल में अब कुल 15 अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं। इन 15 में से मौसी रेणुका एक है, शेष 14 एक महाबुजुर्ग के रूप में खुद उसके अलावा 13 अन्य शामिल हैं जो उसका समर्थन करते हैं। अर्ध दिव्य विकास लोक महाबुजुर्ग के रूप में उसकी स्थिति अब दिव्य पवन महल के भीतर पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के अलावा दिव्य पवन महल में अब शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञों की एक आश्चर्यजनक संख्या है जो पूरे 130 तक पहुंच गई है। दिव्य पवन महल के आरोहण लोक विशेषज्ञों की कुल संख्या आश्चर्यजनक रूप से 2000 तक पहुंच गई है। लेकिन यह सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दिव्य पवन महल की विकास गति धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिखाती है। इसके विपरीत ऐसा लगता है कि इसमें तेजी आ रही है। लगभग हर दिन दिव्य पवन महल का एक शिष्य एक नए दायरे में प्रवेश करता है। हर दिन दिव्य पवन महल को कई आरोहण लोक विशेषज्ञ मिलते हैं। विकास की इतनी भयानक दर पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में अद्वितीय है। अब दिव्य पवन महल में मौसी रेणुका की प्रतिष्ठा एक भयानक स्तर तक पहुंच गई है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके आदेश पर 100 अनुयायी हैं। अगर वह दिव्य पवन महल की महाबुजुर्ग के रूप में मौसी रेणुका का विरोध करने की हिम्मत करती, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि दिव्य पवन महल के सभी बुजुर्ग और अनगिनत शिष्य उसे अपंग करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में वह मौसी रेणुका की हरकतों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? इसके अलावा खनिज नसों की छोटी सी मात्रा जिसे मौसी रेणुका ने दिव्य पवन महल से अपने अधिकार में लिया है, दिव्य पवन महल में उनके योगदान की तुलना में बिल्कुल नगण्य है। ईमानदारी से कहूं तो कोई भी अन्य संप्रदाय इतने सारे आरोहण लोक विशेषज्ञों के बदले में इतनी कम मात्रा में खनिज संसाधन देने के लिए होड़ में होगा। वह वास्तव में उम्मीद करती थी कि मौसी रेणुका जल्द ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लें, ताकि मौसी रेणुका अब उससे सावधान न रहें और उस अविश्वसनीय रूप से अद्भुत आध्यात्मिक झरने के पानी का कुछ हिस्सा उसके साथ साझा कर सकें। जब तक मौसी रेणुका ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश नहीं किया था, तब तक वह उस अद्भुत आध्यात्मिक झरने के पानी को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी। सच कहूं तो वह मौसी रेणुका को खुश करने में इतनी व्यस्त थी कि इतनी छोटी सी बात पर उनका विरोध करना तो दूर की बात थी। यह व्यवहार मौसी रेणुका के लिए मुश्किलें खड़ी करने के बारे में नहीं था, यह उसके अपने बचने का रास्ता काटने के बारे में था।
एक अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के रूप में अपने जीवन काल के अंत के करीब तन्वी वास्तव में किसी और की तुलना में अगले दायरे में प्रवेश करने की लालसा रखती थी। अगले दायरे में प्रवेश करने का मतलब न केवल बरी हुई ताकत था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका मतलब था कि वह जीना जारी रख सकती थी। उसकी तरह एक योद्धा के लिए जिसका जीवन काल समाप्त होने वाला था, अपने जीवन काल को बढ़ाने से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। नीलिमा, नन्ही नीली चिड़िया, 5000 मील लंबी एक विशाल नीली चिड़िया में बदल गई जो आसमान में उड़ रही थी। घने तारों की रोशनी ने उसके शरीर को नहला दिया, जो एक स्वप्निल गुणवत्ता के साथ टिमटिमा रहा था। दूर विराट पालथी मारकर बैठा था, चुपचाप साधना कर रहा था। अचानक विराट से एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय कंपन निकला। यह कंपन अदृश्य लहरों की तरह चुपचाप सभी दिशाओं में फैल गया। नीले कपड़े वाला लड़का नाग, जो अपने पैरों को क्रॉस करके पास में लेटा हुआ था, इस विसंगति को नोटिस करने वाला पहला व्यक्ति था। उसने विराट की ओर देखा, फिर जमीन से ऊपर उछला। उसका शरीर चमका जैसे वह तलवार की रोशनी में बदल गया हो और दूर भाग गया। इस कंपन से छूने की हिम्मत नहीं की। सच कहूं तो यह कंपन उसके लिए विशेष रूप से भयानक नहीं था। अगर यह किसी और द्वारा उत्सर्जित किया जाता तो वह इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था। यह कंपन उसे रत्ती भर भी प्रभावित नहीं करता, लेकिन विराट बिल्कुल अलग था। आखिरकार वह सिर्फ एक तलवार था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, विराट उसका मालिक था। एक बार जब यह कंपन उसे छू लेता तो इसकी विनाशकारी शक्ति इमेंस होती और वह मौके पर ही कुछ काफी शर्मनाक कर सकता था। नाग ने दूर से चुपचाप यह नजारा देखा। जब उसने कंपन को आसमान में विशाल नीली चिड़िया की ओर फैलते देखा तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मूर्ख नन्ही चिड़िया अब भुगतने वाली थी। बेशक जब कंपन ने आसमान में विशाल नीली चिड़िया को हुआ तो उसका पूरा शरीर तुरंत अकड़ गया। अगले ही पल विशाल नीली चिड़िया की आंखें पत्थराने लगीं। ए माँ, तुम यहाँ क्यों आई? आसमान में विशाल नीली चिड़िया ने अपनी बेजान बिना फोकस वाली आंखों से शून्यता में घूरा और अपने सामने खाली जगह पर असंगत रूप से चिल्लाई, माँ प्लीज मुझे मत मारो, मेरा भागने का मतलब नहीं था। नन्ही चिड़िया रोई, अपने पंख बेतहाशा फड़फड़ाते हुए। मैं बस घर पर बहुत बोर हो गई थी, इसलिए अपना दिमाग साफ करने के लिए चुपके से बाहर निकल गई। मैं वास्तव में घर से भागना नहीं चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आकाशीय अशांति का सामना करूंगी और इसके द्वारा इस हजारों दुनियाओं के अज्ञात कोने में बह जाऊंगी। माँ, इतने साल बीत चुके हैं और वास्तव में नीलिमा तुम्हें बहुत याद करती है। नीलिमा भी घर जाना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह जगह कहाँ है और मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। नन्ही चिड़िया ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें गहरी लालसा से भरी थीं और बोलते हुए बड़बड़ाई, लेकिन सबसे नीच वो कमीना विराट है। वो कमीना साधना करने और अपने दायरे को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता, बल्कि हमेशा लड़कियों के पीछे भागता है और उनसे छेड़खानी करता है। अगर उसने थोड़ी और लगन से साधना की होती तो हम शायद पहले ही शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ चुके होते और नीलिमा अपने घर का रास्ता ढूंढ पाती, नन्ही चिड़िया ने कहा। फिर अचानक बहुत गुस्सा हो गई। माँ, तुम्हें उस कमीने को सबक सिखाने में मेरी मदद करनी होगी। वह मुझे हर समय परेशान करता है। ओह माँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसे सबक सिखाओ, उसे पीट पीट कर मार मत डालना। माँ धीरे, अपने दामाद को मत मारो। विराट, क्या तुम डर गए? अब जब मेरी माँ यहाँ है तो क्या तुम अभी भी मुझे परेशान करने की हिम्मत करते हो? इसके अलावा अब से तुम्हें लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की अनुमति नहीं है और मैं तुम्हारी पहली पत्नी बनने जा रही हूँ। तुम्हारी सारी औरतें सिर्फ रखैल होंगी और उन सबको अब से मेरी बात सुननी होगी। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख अपनी कमर पर रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। ओह, और तुम बेवकूफ बाघ शार्दूल, अब से तुम मेरी जी हुजूरी करोगे। अगर मैं तुम्हें पूर्व जाने के लिए कहूँ तो तुम बिल्कुल पश्चिम नहीं जा सकते। अगर मैं तुम्हें बाएं जाने के लिए कहूँ तो तुम बिल्कुल दाएं नहीं जा सकते। असहमति का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत की और मैं अपनी जन्मजात फिनिक्स अग्नि की एक ही सांस से तुम्हें जिंदा भून दूंगी। हाँ हाँ, टूटी हुई तलवार, आखिरकार तुम्हें अपना जोड़ीदार मिल ही गया। अब तुमने देख लिया कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, है ना? मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से उड़ा सकती हूँ। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए, अपने सामने हवा की ओर इशारा किया और घमंड से कहा। नन्ही चिड़िया अपने सामने हवा में अपने हाथ और पैर लहराती रही, बकवास करती रही। इस बीच विराट ने किसी समय अपनी आंखें खोल ली थीं। नन्ही मूर्ख चिड़िया का प्रदर्शन देखते हुए विराट खुद को नाराज और साथ ही साथ मजेदार महसूस करने से नहीं रोक पाया। नन्ही मूर्ख चिड़िया, यहाँ आओ! विराट ने आसमान में विशाल नीली चिड़िया पर चिल्लाया। विराट की कोमल चीख के साथ आसमान में विशाल नीली चिड़िया कांप उठी। उसकी आंखें धीरे धीरे अपनी स्पष्टता वापस पाने लगीं। हाँ, माँ कहाँ है? नन्ही नीली चिड़िया ने भ्रम को गायब होते देख चारों ओर देखने और पुकारने से खुद को नहीं रोक पाई। माँ, तुम फिर कहाँ चली गई? माँ, तुम नीलिमा को यहाँ कैसे भूल सकती हो? नन्ही नीली चिड़िया ने बेचैनी से रोते हुए कहा। मूर्ख नन्ही चिड़िया, पुकारना बंद करो। यह देखकर नाक चमका और पल भर में नन्ही नीली चिड़िया के सामने प्रकट हुआ। उसने नन्ही नीली चिड़िया पर एक नजर डाली और आलस से कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं आई थी। अभी जो कुछ भी हुआ वह सब एक भ्रम था। तुम विराट की चाल में फंस गई। नाग की बातें सुनकर नन्ही नीली चिड़िया धीरे धीरे होश में आई। विराट, तुमने मेरे साथ क्या किया? होश में आने के बाद नन्ही नीली चिड़िया हथेली के आकार की एक छोटी नीली चिड़िया में बदल गई। एक पंख के साथ विराट की ओर उड़ी, उसे घूरा और गुस्से में चिल्लाई। अभी जो कुछ भी हुआ था और उसने जो शर्मनाक काम किए थे उनके बारे में सोचते हुए नन्ही चिड़िया पूरी तरह से शर्मिंदा और क्रोधित महसूस कर रही थी। तुम मूर्ख नन्ही चिड़िया, तुम सच में मुझे पीटना चाहती हो? विराट ने उस पर एक नजर डाली और कहा। विराट, तुमने हद पार कर दी है। तुम जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनते देखना चाहते थे, है ना? तुमने वास्तव में मुझ पर चुपके से हमला किया, जिससे मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए आई है। कितनी निराशा की बात है, नन्ही चिड़िया ने गुस्से में कहा। जैसे ही वह बोली उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू गिरने ही वाले थे। ये देखकर विराट को अपराध बोध का एहसास हुआ। इस बार नन्ही चिड़िया नाटक नहीं कर रही थी, वह वास्तव में दुखी थी। ठीक है मूर्ख नन्ही चिड़िया, मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। मैं बस सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक का अभ्यास कर रहा था और दूसरे स्तर पर पहुंच गया, इसलिए मैंने नियंत्रण खो दिया और मेरी दिव्य चेतना के कंपन फैल गए। मेरा मतलब तुम्हें बेवकूफ बनते देखना नहीं था। विराट ने माफी मांगते हुए कहा। सच में? यह सुनकर नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फैलाए, अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे, उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और कुछ संदेह के साथ पूछा। बेशक यह सच है, मैंने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? इसके अलावा अगर मैं तुम्हें पीटना चाहता तो मैं यह चुपके से नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूं? विराट ने आत्मविश्वास से कहा। कौन जाने, तुम कमीने, तुम बस मुझे परेशान करते हो। नन्ही चिड़िया ने सूंघा, उसकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल थीं। हालांकि अपने शब्दों के बावजूद उसने अभी भी विराट पर विश्वास करना चुना। आखिरकार विराट उस पर चुपके से हमला नहीं करेगा। अगर वह उसे पीटना चाहता तो वह हमेशा खुले तौर पर करता था। मूर्ख नन्ही चिड़िया, क्या तुम सच में घर जाना चाहती हो? विराट ने एक पल की चुप्पी के बाद उसे देखते हुए पूछा। भ्रम में नन्ही चिड़िया के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसे अपने गृहनगर की बहुत याद आ रही है। बेशक मैं चाहती हूँ, नन्ही चिड़िया ने उदासी से कहा। मैं इतने लंबे समय से घर से दूर हूँ, मेरी माँ चिंता से बीमार हो रही होंगी, वे शायद मुझे हर जगह ढूंढ रही होंगी। मूर्ख नन्ही चिड़िया, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से कितना दूर है? विराट ने जिज्ञासा से पूछा। तुम्हें बताने का कोई मतलब नहीं है, तुम ऐसे अज्ञानी देहाती हो, तुम शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में भी सब कुछ नहीं जानते। हजारों दुनियाओं की तो बात ही छोड़ो। नन्ही चिड़िया ने उस पर एक नजर डाली और कहा। हालांकि एक ठहराव के बाद नन्ही चिड़िया ने अंततः विराट को बताया। मेरा घर देवलोक के सूर्यपुरी प्रांत में है। जहां तक बात है कि यह यहाँ से कितना दूर है मुझे नहीं पता। यह शक्ति सिंधु महाद्वीप ब्रह्मांड के किसी दूर दराज के कोने में स्थित है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा पतली है और संसाधन दुर्लभ है। मुझे लगता है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप निश्चित रूप से सूर्यपुरी प्रांत के भीतर नहीं है। सूर्यपुरी प्रांत के भीतर ऐसा गरीब महाद्वीप नहीं होना चाहिए। यह सुनकर विराट खुद को थोड़ा अभिभूत महसूस करने से नहीं रोक पाया। यह किस तरह का लोक या प्रांत था?
उसे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि यह कितनी दूर है। ऐसा लग रहा था कि नन्ही चिड़िया की घर वापसी की यात्रा कठिन होने वाली थी। विराट, पूछना बंद करो, इन चीजों को अभी समझना बिल्कुल बेकार है। नाग ने विराट पर एक नजर डाली और कहा, तुमने अभी तक शक्ति सिंधु महाद्वीप को नहीं समझा है। हजारों दुनियाओं की तो बात ही छोड़ो, तब तक इंतजार करो जब तक तुम शक्ति सिंधु महाद्वीप को छोड़कर ब्रह्मांड में कदम नहीं रख सकते। इन चीजों के बारे में बात करने से पहले अपनी मौजूदा ताकत के साथ मध्य महाद्वीप के दक्षिण से उत्तर की यात्रा करना भी मुश्किल होगा। ब्रह्मांड को पार करना तो दूर की बात है, पूरे ब्रह्मांड की विशालता तुम्हारी कल्पना से कहीं परे है। आरोहण लोक विशेषज्ञ, जबकि नाम मात्र के लिए ब्रह्मांड को पार करने में सक्षम है, वास्तव में योग्य होने से बहुत दूर है। आरोहण लोक योद्धा की उड़ान गति पर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उड़ने में शायद पूरा जीवन लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक आरोहण लोक योद्धा के बारे में कहा जा सकता है कि वह ब्रह्मांड में जीवित रहने में सक्षम है। जहां तक ब्रह्मांड को पार करने और हजारों दुनियाओं के माध्यम से उड़ने की बात है, वह अभी भी एक बहुत बड़ी बात है। टूटी हुई तलवार सही कह रही है। अगर यह प्राचीन महाद्वीप के अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधनों के लिए नहीं होता तो मैं वापस लौटने की उम्मीद करने की भी हिम्मत नहीं करती, क्योंकि शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी जगह में दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में अनगिनत साल लगेंगे। दिव्य विकास लोक तक पहुंचे बिना अन्य महाद्वीपों की यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं है। अंतहीन तारों वाले आकाश को पार करना तो दूर की बात है। नन्ही चिड़िया ने कुछ बेरुखी से कहा, ठीक है। विराट ने यह सुनकर लाचारी से कहा। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौजूदा ताकत के साथ इन चीजों के बारे में सोचना बहुत जल्दबाजी थी। छोड़ो, अभी इस बारे में चिंता नहीं करते, चलो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हर कदम को लगातार उठाते हुए। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। रास्ता कदम दर कदम चला जाना चाहिए और खाना निवाला दर निवाला खाया जाना चाहिए। बहुत आगे की सोचना व्यर्थ है। एक बार जब मैं उस बिंदु पर पहुंच जाऊंगा तो कई चीजें स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मैं दक्षिणी महाद्वीप में एक छोटे से गौरव राजवंश में था। क्या मैं कल्पना कर सकता था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप वास्तव में कितना विशाल था? उस समय जब वह गौरव राजवंश के इंद्रपुरी शहर में था तो गौरव राजवंश खुद विशाल लगता था। अब अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह एक ही दिन में 200 अरब मील की यात्रा कर सकता था। विराट ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक अभी अभी दूसरे स्तर पर पहुंची थी। अभी भी कई रहस्यों का पता लगाना बाकी था। यह परम तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और अगर युद्ध में अप्रत्याशित रूप से उपयोग की जाती तो इसका चमत्कारिक प्रभाव हो सकता था। युवराज युवान के निवास में कुंवर चंद्रभान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उससे एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूटी। अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ते हुए महसूस करते हुए कुंवर चंद्रभान बहुत खुश हुआ। विराट द्वारा दी गई मज्जा शुद्धि और अस्थि वज्र गोली लेने के बाद कुंवर चंद्रभान तब से इसकी औषधीय शक्ति को परिष्कृत कर रहा था। गोली की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद कुंवर चंद्रभान ने अपने भीतर एक परिवर्तनकारी बदलाव महसूस किया। उसकी पिछली साधना के दौरान जमा हुए सभी छिपे हुए खतरे दूर हो गए और उसकी युद्ध कला योग्यता सीधे एक नए स्तर पर पहुंच गई। विराट द्वारा दी गई गोली ने वास्तव में मज्जा शुद्धि और अस्थि वज्र के अपने नाम को सार्थक किया, वास्तव में उसे एक सफाई प्रभाव दिया। इसके अलावा इस गोली ने न केवल एक परिवर्तनकारी बदलाव लाया, उसकी युद्ध कला योग्यता को पूरे एक स्तर तक बढ़ाया, बल्कि इसकी शक्तिशाली औषधीय शक्ति ने सीधे उसके साधना स्तर को भी काफी बढ़ा दिया। कुंवर चंद्रभान ने महसूस किया कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह पृथ्वी योद्धा सूची में प्रवेश करने में पूरी तरह सक्षम था। खुशी से झूमते हुए कुंवर चंद्रभान युवराज युवान को खोजने गया। भाई युवान, मुझे लगता है कि अब मेरे पास पृथ्वी योद्धा सूची में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त ताकत है। कुंवर चंद्रभान ने युवराज युवान से कहा। क्या संयोग है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यह सुनकर युवराज युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मालिक ने हमें जो मज्जा शुद्धि और अस्थि वज्र गोली दी है उसने वास्तव में हमारी क्षमताओं को बहुत बढ़ा दिया है। क्योंकि हम दोनों ऐसा महसूस करते हैं तो हम काला बाजार के अखाड़े में क्यों नहीं जाते? कुंवर चंद्रभान ने उत्साह से कहा। सबसे पहले यह सत्यापित करने के लिए कि क्या हमारी मौजूदा ताकत वास्तव में पृथ्वी योद्धा सूची में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, इससे पहले कि दूसरों को हमारी ताकत में बदलाव का एहसास हो, हम काला बाजार में खूब दौलत कमा सकते हैं। अच्छा विचार है। यह सुनकर युवराज युवान की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, चलो देरी नहीं करते, अभी चलते हैं। वह काला बाजार में दौलत कमाने और अपने लिए एक निम्न श्रेणी का नवीन रैंक का जादुई हथियार हासिल करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता था। सच कहूं तो जब से उसने कुंवर चंद्रभान के पास एक निम्न श्रेणी का नवीन रैंक का जादुई हथियार देखा था, युवराज युवान बहुत ईर्ष्यालु था। लेकिन दुर्भाग्य से चाहे वह कितना भी ईर्ष्यालु क्यों न हो, वह कुछ नहीं कर सकता था। एक निम्न श्रेणी का नवीन रैंक का जादुई हथियार उसके मौजूदा वित्तीय साधनों से परे था। लेकिन अब दौलत कमाने का मौका साफ तौर पर उनके ठीक सामने था। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों ने हवेली छोड़ दी और काला बाजार की ओर चल पड़े। युमेश शाही शहर के द्वार पर काले कपड़ों में एक महिला गजब की सुंदरता के साथ विशाल शहर के द्वार के लिंटेल पर 4 बड़े सील स्क्रिप्ट अक्षरों युमेश शाही शहर को देखा। उसकी गहरी चमकदार आंखों में एक जटिल भाव कौंध गया। युमेश शाही शहर आखिरकार पहुंच गई। काले कपड़ों में उस सुंदर महिला दामिनी ने द्वार पर लिखे अक्षरों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाया, वरुण प्रांत अधिपति लोकेश, बस इंतजार करो, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पूर्वजों का बदला लूंगी। दामिनी कुछ देर तक शहर के द्वार पर रुकी रही और फिर सीधे युमेश शाही शहर में चली गई। युमेश शाही शहर में प्रवेश करने के बाद दामिनी ने रहने के लिए एक सराय ढूंढी। सेवक, मेरे लिए एक शांत आंगन का इंतजाम करो जिसमें थोड़ी ज्यादा जगह हो। दामिनी ने काउंटर के पीछे खड़े सेवक पर एक नजर डालते हुए कहा, मिस, हमारी सराय में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों तरह के आंगन हैं, आप कौन सा पसंद करेंगी? सेवक ने उत्साह से कहा, स्वर्ग श्रेणी कैसा है और पृथ्वी श्रेणी? दामिनी ने सेवक पर एक नजर डाली और शांति से पूछा। स्वर्ग श्रेणी के आंगन में एक स्वतंत्र रक्षात्मक व्यूह है जो इसे आंतरिक और बाहरी पहचान से अलग कर सकता है और यह थोड़े समय के लिए अर्ध आरोहण लोक विशेषज्ञ के हमलों का सामना भी कर सकता है। जहां तक पृथ्वी श्रेणी की बात है तो इसमें थोड़ी कमी है। यह मुश्किल से साधारण महान क्षेत्र के योद्धाओं की पहचान को अलग कर सकता है और रक्षात्मक व्यूह इतना मजबूत नहीं है। सेवक ने धैर्यपूर्वक समझाया। ठीक है, तो मुझे एक स्वर्ग श्रेणी का आंगन दे दो। दामिनी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मिस, कृपया मेरे साथ आएं। सेवक ने दामिनी को देखने के लिए सराय के पीछे के आंगनों तक पहुंचाया। अंत में दामिनी ने सीधे स्वर्ग श्रेणी का आंगन चुना। मिस, कृपया पहले 5 करोड़ 8वीं रैंक के ऊर्जा पत्थरों की जमा राशि का भुगतान करें। दामिनी द्वारा आंगन चुनने के बाद सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 करोड़ 8वीं रैंक के ऊर्जा पत्थर, यह इतना महंगा क्यों है? दामिनी ने अपनी भौहें चढ़ाई और पूछा, युवा महिला, यह कीमत वास्तव में महंगी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। यह एक शीर्ष श्रेणी का आंगन है। निर्माण, जगह और रक्षात्मक व्यूह को देखें, कितना आलीशान है। आप युमेश शाही शहर की किसी भी सराय में इस कीमत से ज्यादा में इस स्तर का आंगन आसानी से पा सकती हैं। हमारी कीमत पहले से ही सबसे उचित है। सेवक ने एक चमकदार मुस्कान के साथ समझाया। यह सुनकर दामिनी ने अपनी स्थानिक जादुई अंगूठी निकाली, अपनी दिव्य चेतना के साथ इसमें प्रवेश किया और इसे स्कैन किया। उसकी भौहें थोड़ी सी उड़ गईं। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं? यह सुनते ही सेवक का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने रूखेपन से कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किस तरह की सराय में हैं? अलविदा, मुझे बाहर देखने की जहमत मत उठाना। तुम कितने घमंडी हो। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे। दामिनी ने गुस्से से कहा, तो जब पैसे हों तब वापस आना। सेवक ने आलस से कहा, अपना हाथ लहराते हुए। तो पता चला कि वह एक गरीब महिला थी और उसका उत्साह बेकार गया था।
हम्फ, तुम इंतजार करो, मेरे पास जल्द ही पर्याप्त पैसे होंगे, दामिनी ने उपहास किया। वह रुकी, फिर सेवक की ओर देखा और पूछा, सेवक, काला बाजार किस दिशा में है? खैर, उस दिशा में। सेवक ने लापरवाही से उत्तर पूर्व की ओर इशारा किया। ये सुनकर दामिनी ने फिर से सेवक पर एक नजर डाली, फिर एक शब्द कहे बिना चली गई। युमेश शाही शहर, वरुण प्रांत का शिविर। तुम दो निकम्मे, तुमने किस तरह की बदसूरत चुड़ैलों को ढूंढा? तुम एक छोटा सा मामला भी नहीं संभाल सकते, यहां से दफा हो जाओ। जबिन नीचे खड़े राजकुमार युगवीर और पर्वत सिंह पर गुस्से में दहाड़ा। राजकुमार युगवीर और पर्वत सिंह जबिन के निवास से बुरी हालत में भाग निकले। भाई पर्वत, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? राजकुमार युगवीर ने लाचारी से आह भरी। दरअसल जो औरतें उन्होंने पाईं वे दिखने में बुरी नहीं थीं, बस उनका साधना स्तर कम था। लेकिन इतनी कमजोर ताकत वाली महिलाओं के लिए जबिन के हेरफेर का विरोध करना वास्तव में कठिन था और उन्हें आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता था। जैसे जैसे योद्धा मजबूत होते हैं, उनके जीवन के रूप आम लोगों से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। कम ताकत वाले आम लोग संभोग के दौरान उच्च स्तरीय योद्धाओं के शक्ति प्रभाव को झेलने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं, भयानक बल के तहत आसानी से नष्ट हो जाते हैं। हालांकि ऐसी महिलाएं जो शक्तिशाली और सुंदर दोनों हों, उन्हें ढूंढना मुश्किल है। ऐसी सुंदरियां या तो पहले से ही किसी के साथ हैं, खिलवाड़ करने के लिए बहुत शक्तिशाली हैं, या उनकी बहुत उच्च स्थिति और पृष्ठभूमि है जिसे आम लोग नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। वास्तव में अगर जबिन औरतें चाहता तो सीधे मदिरा अमर मंडप जाना सबसे अच्छा समाधान होता। वहां वह अपनी पसंद की किसी भी तरह की महिला पा सकता था, लेकिन जबिन ने जानबूझकर मदिरा अमर मंडप से परहेज किया। इसके बजाय उन्हें उसे संतुष्ट करने के लिए सुंदर महिलाएं खोजने का आदेश दिया। छोड़ो, चलो काला बाजार चेक करते हैं, पर्वत सिंह ने लाचारी से कहा। लेकिन यह एक सौदा है, मेरे पास अभी पैसे कम है। अगर मुझे काला बाजार में कोई उपयुक्त सुंदरी मिलती है तो तुम्हें उनके लिए भुगतान करना होगा। उस निम्न श्रेणी की नवीन रैंक की पर्वत विदारक कुल्हाड़ी को खरीदने के बाद उसने अपने लगभग सारे पैसे खर्च कर दिए थे और उसके पास काला बाजार में सुंदरियां खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। राजकुमार युगवीर केवल सहमत हो सकता था। इस युवा मालिक जबिन को खुश करना वास्तव में कठिन था। ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा समर्थक ढूंढना आसान काम नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा नहीं था कि जबिन मदिरा अमर मंडप नहीं जाना चाहता था, बल्कि यह था कि वह जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने युमेश शाही शहर में वरुण प्रांत की मुख्य सेना के आने से पहले वरुण प्रांत के शिविर को छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। कहीं ऐसा न हो कि उसका सामना फिर से विराट से हो जाए। वह एक या दो बार विराट के चंगुल से बचने में सक्षम रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हर बार इतना भाग्यशाली होगा। विराट का डर जबिन की हड्डियों में समा गया था। जहां भी विराट होता, वह थोड़ा भी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करता था। युमेश शाही शहर, काला बाजार, युद्ध कला अखाड़ा। कुंवर चंद्रभान एक भारी भरकम आदमी पहलवान जोरावर के साथ भीषण लड़ाई में उलझा हुआ था, जबकि अनगिनत योद्धाओं ने विशाल अखाड़े को घेर रखा था। ये योद्धा अखाड़े पर चल रही लड़ाई को एकटक देख रहे थे। उनके चेहरे तनाव से भरे हुए थे। लानत है, ओए जोरावर, अपना सब कुछ झोंक दे। क्या तूने खाना नहीं खाया? तू एक लड़की की तरह व्यवहार कर रहा है। तू पृथ्वी योद्धा सूची में 995 नंबर पर है। अगर तू इस कचरे कुंवर चंद्रभान को भी नहीं हरा सकता तो तुझे बस खुद को मार डालना चाहिए। लानत है, ओए जोरावर, क्या तू इस कचरे कुंवर चंद्रभान के साथ मैच फिक्स करने के लिए गुप्त रूप से मिला हुआ है? मैंने इस बार तुझ पर पूरे 7 करोड़ 8वीं रैंक के ऊर्जा पत्थरों का दाम लगाया है। अगर तू हार गया तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। बूढ़े जोरावर, अगर तू इस बार हार गया तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़ाई के अखाड़े के नीचे मौजूद योद्धा चिल्ला रहे थे और अखाड़े पर चल रही लड़ाई को जोश से देख रहे थे। विराट ने जरा भी लापरवाही नहीं बरती। उसने अपनी कलाई को हल्का सा झटका दिया और प्रकाश की एक किरण कौंधी जो पल भर में एक विशाल सुनहरे कवच में बदल गई, जिसने उसका रास्ता रोक दिया। यह सुनहरा कवच और कुछ नहीं बल्कि हाल ही में प्राप्त किया गया आध्यात्मिक ताबीज था, महास्वर्ण